this section we are going to revise lecture number 6 of modern physics. Lecture 6 of modern physics. Modern physics. Lecture 6 of modern physics. इसमें सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि रदरफोर्ड साहब ने एक बेसिकली जो उन्होंने एटॉमिक मॉडल दिया था रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ये बोलते थे कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। अच्छा, ये तो रदरफोर्ड ने बोल दिया था, पर हमें पता है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट करता है तो वो कुछ रेडिएशन छोड़ेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है, इस रेडिएशन से इमिट करने से क्या होगा, एनर्जी कम होगा। तो एनर्जी कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी से ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था, सिंस एनर्जी कम होगा तो अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसका ऑर्बिट का जो रेडियस है वो धीरे धीरे कम होगा और एक समय जाकर के वो न्यूक्लियस में जाकर के कूद जाएगा। तो ये थ्योरी है। रदरफोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, पर ऐसा तो होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का जो रेडियस है वो छोटा होते होते न्यूक्लियस में कूद जाता है। तो रदरफोर्ड के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो इसको बोलते हैं रदरफोर्ड ड्रॉबैक। इस रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को डी ब्रॉगली साहब ने क्लियर किया था। अच्छा, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहली तो बात है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, किसके, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगा तो वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है, एनर्जी एमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, ईएम वेव के फॉर्म्स में। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो डिक्रीज करेगा और फाइनली जो है वो न्यूक्लियस में जाकर के एब्जॉर्ब हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसको डी ब्रॉगली साहब ने समझाया था कि डी ब्रॉगली ने बोला था कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कल में रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास मैटर वेव होता है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के पास मैटर वेव होता है, कि हर एक पार्टिकल के पास उसके बाद वेव एसोसिएटेड होता है। तो ये मैटर वेव जब यहाँ सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो ये क्लोज लूप बनाएगा। ये वेव जो है क्लोज्ड पाथ में बाउंडेड होगा, और जब भी वेव क्लोज पाथ में बाउंडेड होता है तो वो स्टैंडिंग वेव बनाता है, स्टैंडिंग वेव। और हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है, तो एनर्जी जो है वो बाउंड होगा इन फॉर्म ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, उसका एनर्जी कम नहीं होगा। तो इसको डी ब्रॉगली ने समझाया था। तो इसको लिख लेते हैं। रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था? रदरफोर्ड बेसिकली उन्होंने बताया था कि जब भी रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, लेकिन मैक्सवेल ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन सर्कुलर पाथ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड इट विल रेडिएट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। ठीक है, एंड फाइनली इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय न्यूक्लियस। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं डी ब्रॉगली साहब। कैसे, सुनिए। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटेड इन सर्कुलर पाथ, इट्स मैटर वेव बाउंडेड इन क्लोज पाथ, दैट्स वाई एनर्जी रिमेन्स बाउंडेड और फॉर्म स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव का जो एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये उनका था। तो ये रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को डी ब्रॉगली ने समझाया था। अच्छा,
बोहर का क्वांटाइजेशन थ्योरी आपको पता है। बेसिकली बोहर ने क्या किया था, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जितने भी ऑर्बिट होते हैं उसका रेडियस, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी के साथ घूम रहा है वो बताते हैं, कितने वेलोसिटी के साथ घूमता है वो भी बोहर ने बताया था। तो बोहर के कुछ पॉस्टुलेट्स थे, जैसे एक पॉस्टुलेट बोहर का क्या था कि जो एमवीआर है, एंगुलर मोमेंटम, वो h/2 के मल्टीपल में होगा। तो ये पॉस्टुलेट, ये जो बोहर का क्वांटाइजेशन थ्योरी है mvr = nh/2, ये तो बोहर ने दे दिया, पर इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था बोहर साहब ने इसका प्रूफ नहीं दिया था उन्होंने कुछ, लेकिन इसका प्रूफ डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट से आता है, तो उसी को पढ़ते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो हम बात कर रहे हैं कि डी ब्रॉगली ने कैसे mvr = nh/2 को प्रूव किया था, इस चीज को देख रहे हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है, तो इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो लेंथ है, ये जो लेंथ है सर्कुलर ऑर्बिट के लेंथ को हम सरकमफेरेंस बुलाते हैं, सरकमफेरेंस क्या होता है, सर्कुलर ऑर्बिट का लेंथ। तो डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग जब भी एक इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो लेंथ है यानी कि सरकमफेरेंस जो है इज ए कंप्लीट मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अच्छा डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पता है लैम्डा = h/mv होता है। तो डी ब्रॉगली बोलते हैं कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन घूमेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसका सरकमफेरेंस मतलब 2πr। तो डी ब्रॉगली बोलते हैं कि इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो सरकमफेरेंस है वो मल्टीपल होगा किसके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ के मल्टीपल में होगा। तो ये बोलते हैं डी ब्रॉगली साहब। तो यहां से देखिए 2πr = n और लैम्डा के जगह h/mv लिख सकते हैं, ठीक है। तो mv को आप इधर लेके आइए और 2π को नीचे लेके आइए, तो mvr = n/2π। तो देखिए प्रूफ हो गया। और n क्या है, n का वैल्यू हो सकता है 1 2 3 4 एटसेट्रा। तो ये आ गया। तो ये बोहर का कंडीशन हमने प्रूव कर दिया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को यूज करके। अच्छा अगर आप यहाँ पे n = 1 रखते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है। अगर आप यहाँ पे n = 1 रखते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में देखिए जितना वैल्यू ऑफ n होगा उतना नंबर ऑफ वेव बनेगा, यानी कि अगर आप n = 1 बात करते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव बनेगा। सिमिलरली n = 2 बोलते हैं तो ये सेकेंड ऑर्बिट होगा, तो इसमें 2 वेव बनेंगे। तो ये बात हुई, तो इसको लिख लेते हैं। सो हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बोहर्स क्वांटाइजेशन थ्योरी। बोहर के अकॉर्डिंग जो बेसिकली mvr है, एंगुलर मोमेंटम, = nh/2π, बोहर ने इसका कोई प्रूफ नहीं दिया था, प्रूव किया था डी ब्रॉगली साहब ने। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली व्हेन इलेक्ट्रॉन रोटेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट लेंथ ऑफ इट्स पाथ यानी कि सरकमफेरेंस इज ए कंप्लीट मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो देखिए सरकमफेरेंस 2πr होता है, इज ए कंप्लीट मल्टीपल यानी कि n और ये है लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली, तो 2πr = n लैम्डा ऑफ डी ब्रॉगली। तो यहाँ से mv इधर आए तो mvr = nh/2π। तो ये हमने बोहर के क्वांटाइजेशन थ्योरी को एक्सप्लेन किया डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस से। आप n = 1 रखिए तो इसको फर्स्ट ऑर्बिट बुलाएंगे, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक वेव, सेकेंड ऑर्बिट में 2 वेव, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। अभी आपने पढ़ा कि जो लैम्डा है वो होता है h/p, लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और p इज मोमेंटम, ठीक है। और आपको ये भी पता है जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है 12 mv²। और यहाँ जो मास लेते हैं वो रेस्ट मास लेते हैं, इसलिए हमने m0 लगाया है। और
काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है मोमेंटम स्क्वायर अपॉन 2 इंटू रेस्ट मास। ये भी फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो यहां से देखिए मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आइए, रूट में लेके जाइए, तो मोमेंटम हो जाएगा रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू रेस्ट मास। ये मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो यहां से हम लेमडा को लिख सकते हैं, इस P को यहां लेके आइए, इस फॉर्मूला को, तो लेमडा को हम ऐसे लिख सकते हैं H अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल इंटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये लेमडा का एक फॉर्मूला आ गया, तो ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला को। और लेमडा का एक फॉर्मूला होता है H अपॉन मोमेंटम। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q। अब क्या करते हैं, आप इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। डेल्टा V हमने अप्लाई किया है, किस पे? इस चार्ज पार्टिकल पे हमने डेल्टा V अप्लाई किया है, यानी कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो जब भी हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं चार्ज पार्टिकल पे, तो चार्ज पार्टिकल पे कुछ वर्क डन होता है, एंड दैट वर्क डन इज गिवन एज Q ऑफ चार्ज पार्टिकल इनटू जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो वर्क डन ऑन ए चार्ज पार्टिकल, जब हम एक चार्ज पार्टिकल पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, दैट वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अच्छा ध्यान से सुनिए, वर्क डन जो है वो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर भी तो आता है। तो यहां से देखिए काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन का फॉर्मूला आ गया Q इंटू डेल्टा V। अब आप इसको उठा करके यहां रख दीजिए, तो लेमडा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा फॉर्मूला? लेमडा इज इक्वल टू H अपॉन रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास इंटू Q इंटू डेल्टा V। एक और फॉर्मूला आ गया। तो तीनों फॉर्मूला को हम एक साथ लिखते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। लेमडा को लिख सकते हैं हम H अपॉन मोमेंटम, मोमेंटम को लिख सकते हैं रेस्ट मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2 इंटू रेस्ट मास इंटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और अगर चार्ज पार्टिकल को हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी होता है Q इंटू डेल्टा V, तो 2 इंटू रेस्ट मास इंटू Q इंटू डेल्टा V। तो ये मेन फॉर्मूला है, 1 2 3 4, यही 4 फॉर्मूला पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व होता है। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो देखिए, लेमडा होता है H अपॉन मोमेंटम, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं हाफ mv²। याद रखिएगा ये m है रेस्ट मास, और इसको बोलते हैं मोमेंटम अपॉन 2m0। तो यहाँ से मोमेंटम लिख सकते हैं रूट अंडर 2m इंटू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम की जगह पर ये डाल दे। फिर अगर हम चार्ज पार्टिकल को डेल्टा V से अप्लाई करते हैं, तो वर्क डन होता है Q इंटू डेल्टा V, यही ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पे Q इंटू डेल्टा V रखे। ये 4 फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड आउट रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि लेमडा का रेशियो बताना है। लेमडा मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। यानी कि यहाँ 4 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इन चारों का डी ब्रॉगली वेवलेंथ इसके साथ जो एसोसिएटेड है वो बताना है। कब? जब ये मूव करता है। पहला क्वेश्चन सेम मोमेंटम से, दूसरा क्वेश्चन सेम वेलोसिटी से, तीसरा क्वेश्चन सेम काइनेटिक एनर्जी से, चौथा क्वेश्चन सेम पोटेंशियल डिफरेंस से। उससे पहले हम ये पढ़े, ये क्वेश्चन सॉल्व करें, आप ये समझिए कि आपके पास पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टेबल पे इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि क्लास 12 के सम ऑफ द फिजिक्स चैप्टर में भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान से देखिए, हम क्या कर रहे हैं, इन चारों पार्टिकल का मास और चार्ज लिखेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को हम बीटा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं भी बीटा माइनस दिखे तो आप समझिएगा वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन को ही बीटा माइनस पार्टिकल बुलाते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई चार्ज से
इलेक्ट्रॉन ई चार्ज ऊपर 0 -1, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1 और ऊपर एटॉमिक मास 0, ठीक है। यानी ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, -1 E0 को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्रोटॉन को हम 1H1 से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ड्यूट्रॉन को 1H2 से डिनोट करते हैं और अल्फा पार्टिकल को 2He4 यानी कि हीलियम 4 न्यूक्लियाई को अल्फा पार्टिकल बोल जाते हैं। अच्छा ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, अच्छा पहले तो ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल सबका जो मास है वो हम मास ऑफ प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम्स है। तो यानी यहां से हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1836 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ठीक है, तो यहां से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकला, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 1836 टाइम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही लिख रहे हैं। अच्छा, ड्यूट्रॉन का मास होता है 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, याद रखिएगा। और अल्फा पार्टिकल का मास होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, चार्ज सुनिए अब। इलेक्ट्रॉन पे जैसे कि मैंने बोला था कि नेगेटिव ई का चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस ई का चार्ज होता है, ड्यूट्रॉन पे प्लस ई का चार्ज होता है और अल्फा पार्टिकल पे +2 ई का चार्ज होता है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा साहब, अब ये हो गया। अच्छा, अब निकालते हैं सबका। आपको बोला कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का, कब? जब वो सेम मोमेंटम से है। अच्छा ध्यान से देखिए, मोमेंटम सेम है। अभी अभी हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है। मोमेंटम सेम है, H कांस्टेंट है तो लैम्डा भी सेम होगा, तो सब के लिए लैम्डा सेम होगा। अच्छा, सेम वेलोसिटी कर दीजिए। ध्यान से देखिए, आपने वेलोसिटी सेम कर दिया, तो जैसे ही आपने वेलोसिटी सेम किया तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू H/mb होता है। वेलोसिटी सेम है, H कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ ईच पार्टिकल। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा होगा 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू 1 मास ऑफ प्रोटॉन इज टू 1 मास ऑफ ड्यूट्रॉन ओपन मास ऑफ अल्फा। सबका वैल्यू अभी अभी आपने बताया है, सबका डाल दीजिए और सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करिए। अच्छा नेक्स्ट देखिए, बोला काइनेटिक एनर्जी सेम, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो लैम्डा होता है H/√अंडर रेस्ट मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, वो भी ट्रांसलेशनल। देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। वहां पे लैम्डा था, वहां था लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यहाँ है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m, तो वापस से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम कर दिए। तो देखिए आपको ये फॉर्मूला पता है, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m3v। देखिए ये सेम कर दिए, H सेम कर दिए, 2 सेम है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √अंडर मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। तो हम ये ऐसे कर लेंगे सबका डाल करके, ठीक है। अभी अभी हम पढ़ा। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में बोला डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। अच्छा, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल बोल दिया है क्वेश्चन में, और बोला इफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑन प्रोटॉन इज 48 वोल्ट, यानी कि अप्लाइड पोटेंशियल ऑन प्रोटॉन इज 48 वोल्ट, फाइंड आउट अप्लाइड पोटेंशियल ऑन अल्फा पार्टिकल। बहुत सिंपल सा है, अभी आपने पढ़ा लैम्डा का वैल्यू होता है H/√2m3v, ठीक है। तो आपको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल है, तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल इन दोनों के लिए ये इक्वेशन बराबर कर दीजिए। तो H/√अंडर मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और डेल्टा V ऑफ प्रोटॉन, और H/√अंडर 2 इंटू मास ऑफ अल्फा, Q ऑफ अल्फा, डेल्टा V ऑफ अल्फा, यही तो निकालना है। ये खत्म, रूट्स दोनों तरफ रूट खत्म, तो डेल्टा V ऑफ अल्फा आ जाएगा यहाँ से। अच्छा इस क्वेश्चन को पढ़िए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी कि डी ब्रॉगली ऑफ प्रोटॉन इज 2 टाइम्स ऑफ ड्यूट्रॉन। अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ ड्यूट्रॉन इज 10 वोल्ट, यानी कि डेल्टा V जो ड्यूट्रॉन पे लगाया गया है वो है 10 वोल्ट,
तो फाइंड आउट अप्लाइड पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है क्या, लेकिन यहाँ पे 2 लगा दिया तो कोई बात नहीं, हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें वेव ऑप्टिक्स भी यूज हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए क्या बोला। बोला इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। अच्छा, डिफ्रैक्शन हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं कि एक सिंगल स्लिट से अगर हम लाइट वेव पास करवाते हैं तो ये डिफ्रैक्ट करके अलग अलग पैटर्न बनाता है। तो वही बोला इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लाइट सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन सोर्स। अच्छा, जो लाइट हम यूज कर रहे थे उसके जगह आप इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं। तो फाइंड आउट इफेक्ट ऑन फ्रिंज विथ एंड एंगुलर विथ। अच्छा, यहाँ पे 2 टर्म आ रहा है, देखिए फ्रिंज विथ और एंगुलर विथ। तो मैं आपको बता दूं, जो फ्रिंज विथ होता है डिफ्रैक्शन में उसका फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल a, और जो एंगुलर विथ होता है थीटा उसको बोलते हैं 2 लैम्डा अपॉन स्मॉल a। तो ये याद रखिएगा। तो बोला कि फ्रिंज विथ और एंगुलर विथ में उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब आप लाइट सोर्स को रिप्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स से। अच्छा, इसमें 2 कंडीशन दिया कि फ्रिंज विथ और एंगुलर विथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बिकम्स डबल एंड अप्लाइड पोटेंशियल ऑन इलेक्ट्रॉन बीम बिकम्स डबल। अच्छा, ध्यान से देखिए, जो फ्रिंज विथ है ये तो सेम है। देखिए जो बेसिकली स्लिट है और जो स्क्रीन है उसके बीच का जो कैपिटल D का डिस्टेंस वो तो सेम ही है, स्लिट का भी साइज सेम है, तो ये सेम हो गया, ये भी कांस्टेंट है। तो फ्रिंज विथ लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है और आप इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम डी ब्रॉगली का फॉर्मूला लगा दे। देखिए डी ब्रॉगली में लैम्डा होता था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। आप वेलोसिटी ऑफ बीम को डबल कर रहे हैं तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, और देखिए बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, यहां से देखिए, और थीटा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। तो आप वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो लैम्डा हाफ हो जाएगा, तो बीटा भी तो हाफ हो जाएगा, थीटा भी तो हाफ हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बात खत्म। फिर आप क्या कर रहे हैं, अप्लाइड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन बीम बिकम्स डबल, यानी कि डेल्टा V2 जो है वो 2 टाइम्स डेल्टा V1 हो गया। आप डेल्टा V2 का रिलेशन देखिए लैम्डा और डेल्टा V का, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर डेल्टा V। तो आप यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, तो देखिए बीटा 2 आ रहा है β1 डिवाइडेड बाय √2, और थीटा 2 आ रहा है θ1 डिवाइडेड बाय √2। इसका कॉन्सिक्वेंस समझिए, बीटा 2 है 0.70 टाइम्स V1, यानी कि बचा कितना, 70% बचा है फ्रिंज, और खत्म कितना हो गया, 30%। तो ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप ये क्वेश्चन देखिए कि ये बोला कि इन ए माइक्रोस्कोप लाइट वेव रिप्लेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन सोर्स, सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। डिफाइन इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल एंड रिजॉल्विंग पावर। सबसे पहले तो ये सोचिए, जो रिजॉल्विंग पावर है RP वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज किया, तो इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज करिएगा आप, तो जो लैम्डा है वो चेंज करेगा, उससे रिजॉल्विंग पावर चेंज होगा। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। ये इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन रिजॉल्विंग पावर लैम्डा से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर V। तो आप किसी में चेंज करिए, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दीजिए तो रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा, आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दीजिए इलेक्ट्रॉन का, रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा V बढ़ा रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा, डेल्टा V कम कर रहे हैं, रिजॉल्विंग पावर कम होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला क्या कि पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E। तो बोला फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t, कब, जब इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। सेकेंड क्वेश्चन, एंटर विथ स्पीड u पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड क्वेश्चन, एंटर विथ स्पीड u एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पहले तो आप कंडीशन ड्रॉ करिए। बोला पार्टिकल ऑफ मास m, यानी कि ये पार्टिकल है, इसका मास m है, इस पे चार्ज q है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ऑफ मैग्नीट्यूड E,
फाइंड आउट डी ब्रॉगली की वेवलेंथ। अच्छा, पहले जब इस चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इस पे फोर्स लगेगा Q इंटू ई, और आपको पता है न्यूटन मैकेनिक्स से फोर्स ma के बराबर होता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया इस चार्ज पार्टिकल का। जब हम इस चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के कारण इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, वो होता है QE डिवाइडेड बाय m, जहाँ पे Q है चार्ज ऑन द पार्टिकल, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, m है मास ऑफ पार्टिकल। अच्छा, ये कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इसको यूज करना स्टार्ट करिए। पहला केस पढ़िए, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना है, तो v इक्वल टू यू प्लस AD लगाइए, u जीरो हो गया, v इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा QE अपॉन m और टाइम हो गया t, तो यहाँ से वेलोसिटी आ गया QE अपॉन m इंटू टी। अच्छा, लेमडा होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv, m को इधर लेके आइए, mv की जगह QET रख दीजिए, तो लेमडा आ गया h अपॉन QET। हो गया पहला केस खत्म। दूसरा केस सुनिए, एंटर विथ स्पीड u पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, चार्ज पार्टिकल को हमने इधर ही u वेलोसिटी से फेंक दिया, तो अब देखिए इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो v इक्वल टू यू प्लस AT लगाएंगे, इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सेलरेशन QU अपॉन m इंटू टी, लेमडा होता है h अपॉन mv, तो v के जगह पे हम ये रख दिए, तो हमारा आंसर आ गया। फिर आप ये सुनिए, थर्ड सुनिए, एंटर विथ स्पीड u एंटी पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल को हम इधर फेंक रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा दैट इज QE, एक्सेलरेशन फोर्स इधर लगेगा, एक्सेलरेशन इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर फोर्स लगेगा, उधर एक्सेलरेशन लगेगा, लेकिन पार्टिकल जा रहा है उसके ऑपोजिट में, तो देखिए एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो स्पीड डिक्रीज करेगा, तो v इक्वल टू यू प्लस AT के जगह हम लिखेंगे v इक्वल टू यू माइनस AT, a के जगह QE अपॉन m इंटू टी, तो वापस से लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv में v के जगह ये रख देंगे, तो हमारा आंसर आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए। बोला पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q एंटर परपेंडिकुलर इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड b एंड रोटेट इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, फाइंड आउट डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मूविंग पार्टिकल। बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसपे चार्ज q है, मास m है, ये देखिए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, देखिए ये क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, अंदर जा रहा है प्लेन के, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे इसमें एंटर किया, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, चार्ज पार्टिकल इधर है, तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमेगा। अच्छा, सर्कल में घूमने के लिए इस चार्ज पार्टिकल को एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला फोर्स, और वो फोर्स होता है QVV साइन थीटा, तो QVV साइन 90, क्योंकि फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो QVV साइन 90 इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ से देखिए mv किसके बराबर आ गया? QBr, क्योंकि एक v से एक v खत्म हो गया, तो लेमडा होता है h अपॉन mv, mv के जगह पे रख दीजिए, तो h अपॉन QBr। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बस